हेलो स्टूडेंट, हम लोग केमिकल काइनेटिक के अंदर, रासायनिक बलगति के अंदर आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें हम देखेंगे कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ये चीज़ ऑर्डर का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है हमारे रिएक्शन के ऊपर, इसके बारे में बात करेंगे। फिर ज़ीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा के हिसाब से हम कहते हैं कि रिएक्टेंट जो होता है उसके जो मोल्स होते हैं उसी को हम मोल्स का सम, उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब चलिए समझते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए A प्लस B है से आपका C बन रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। R इज इक्वल्स टू लिखेंगे K, A की पावर क्या आ जाएगी M। जब तक ये एक्सपेरिमेंटल न लिखे तब तक हम क्या मानेंगे M। B की पावर आप लेंगे N, आप ये लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम M की बात करें तो M होता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, यानी कि A के सापेक्ष ऑर्डर कितना है M है। N क्या है, हम कहेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B, यानी कि B के सापेक्ष ऑर्डर क्या है वो हम दिखाएंगे N को। A के सापेक्ष ऑर्डर क्या है वो होता है आपका M। ठीक है, चलिए हम टोटल ऑर्डर की बात करते हैं। टोटल ऑर्डर, तो टोटल ऑर्डर आपका आता है, दोनों को जोड़ देंगे यानी M प्लस N, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा M प्लस N, ये आपके टोटल ऑर्डर होगी। ठीक है, अब देखिए ये तो समझ में आ गया ना कि ऑर्डर किस तरीके से निकाला जाएगा। टोटल ऑर्डर की बात करेंगे तो आप दोनों को जोड़ देंगे। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A क्या होगा M, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B क्या होगा N। अब आगे की कहानी जरा यहाँ पर सुनिएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऑर्डर किस किस रूप में आपको मिल सकता है, तो आप ना इसको लिखिए। हम इसी ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो या फ्रैक्शन, किसी भी रूप में आपका हो सकता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। तो आपका जो ऑर्डर है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो या फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया। हम बात करते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की। अब देखिए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम टोटल ऑर्डर को देखेंगे तो सबसे पहला जो आपके सामने आ रहा है वो है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को थोड़ा हम डिटेल से पढ़ते हैं। हम देखिए सबसे पहली बात जो इसमें आती है कि M प्लस N की वैल्यू होती है ज़ीरो। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो टोटल ऑर्डर होता है वो होता है ज़ीरो के बराबर। अब ज़रा एक काम करिए, यहाँ पर हम B के लिए बात करें। R इज इक्वल्स टू K, A की पावर M और B की पावर N, आप ये लेंगे तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि इन दोनों का जो सम आएगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें M और N की तो हम ऐसा मान करेंगे कि M की वैल्यू भी ज़ीरो और N की वैल्यू भी ज़ीरो आपकी आएगी। तो R इज इक्वल्स टू K, A की पावर आपके ज़ीरो, B की पावर आपके ज़ीरो। अगर हम देखें तो किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो कितना होता है 1, तो यहाँ पर आएगा R इज इक्वल्स टू K, यानी कि हम ये कहेंगे इस जगह पर
कि R और K दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी कि हम बोलेंगे कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट होता है वो इसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जो इसका रेट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जरा ना नीचे एरो लगा के आप लिखिए, तो लिखिए फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन कॉमा rate of reaction does not depend on, for the zero order reaction comma rate of reaction does not depend on the concentration of reactant, does not depend on the concentration of reactant, concentration of reactant। हो गया? मतलब यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन आप कुछ भी ले लीजिए लेकिन उसका रेट चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे हम एक लेके चलते हैं, मान लीजिए आपने रिएक्शन ले लिया, रिएक्शन है A टेंड टू B, मतलब A से प्रोडक्ट क्या बन रहा है, B आपका बन रहा है। ठीक है, हम इधर A के कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं और इधर रेट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप 1 मोल लेके चल रहे हैं, इस चीज़ को समझिएगा। तो जो रेट आपका है मान लीजिए 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इतना मान लीजिए। जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलारिटी है तो 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड है। अगर हम यहाँ पर 2 मोलारिटी ले लें तब भी रेट कितना होगा, 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि इसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करता है। मतलब रेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर 3 मोलारिटी ले लें तब भी रेट कितना आएगा, 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब जरा यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी आपको दे सकता है, ये क्वेश्चन के रूप में भी जा सकता है। 1 मोलारिटी पे रेट इतना, 2 मोलारिटी पे भी रेट इतना, 3 मोलारिटी पे भी रेट इतना। तो ये बताइए किस ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आप बोलेंगे जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा लें या कम लें रेट उसका फिक्स होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको हम हटा रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, आपकी हेडिंग है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। चलिए, हाँ आपकी हेडिंग है, हेडिंग लिखिए, इसको भी हटा दे रहे हैं, है ना, क्या करेगा रह गई ये, अब तो हो गया है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो ज़रा यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर आपने क्या किया, एक रिएक्शन लिया, रिएक्शन है A से B आपका प्रोडक्ट बन रहा है। T = 0 टाइम पर इसको A ले लीजिए, T = 0 टाइम पर इसको A, ये कितना होगा 0। T = T टाइम पर ये A - x और ये क्या जाएगा, x जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब आगे की कहानी समझते हैं। R = क्या K लिखेंगे, A की पावर 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो m + n की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो इसकी ये क्या आ गया, 0 आ गया ना, ये 1 आ गया, सॉरी 1। R = आप कितना देख रहे हैं, K। अभी कोई दिक्कत नहीं है। R को हम dx/dt लिख सकते हैं, जो रेट होता है उसको हम लिख सकते हैं dx/dt। तो आप लिखेंगे dx/dt = K। ठीक है, अब जरा इसको ना हम इस साइड लेके आते हैं।
ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको यहाँ भेज दीजिए। आप देखेंगे dx इक्वल्स टू के dt आएगा। जैसे भाग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा। dx इक्वल्स टू के dt आपका ये आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करने पर अब आप लिखेंगे dx इज इक्वल्स टू के dt, आप ये लिखेंगे, ठीक है। ऐसे dx का इंटीग्रेशन अगर देखा जाए तो ध्यान से समझिएगा, dx का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन x, तो dt का इंटीग्रेशन t। अब यहाँ पर समझिए, पहले dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, dt का इंटीग्रेशन होता है t, ये होता है, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन कितना आ गया, x बराबर k को बाहर निकालिए क्योंकि कांस्टेंट है। dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, t, तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, t प्लस एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लेंगे c। यहाँ पर एक कांस्टेंट आपके सामने आएगा c, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानिए और चलिए एक काम करते हैं, आप हमको ये बताइए, हम x के बारे में बात करेंगे और t, हम कुल मिला के c चाहते हैं निकालना, c की वैल्यू, बस ना आप देखते जाइए, जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे देखते जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए t इज इक्वल्स टू 0 जब टाइम था, t इक्वल्स टू क्या था, 0, तो t इक्वल्स टू 0 पर x की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, 0 ना, x की वैल्यू कितनी थी, 0। t इक्वल्स टू 0 पर क्या x था, नहीं, यानी x की वैल्यू कितनी थी, 0। तो t इक्वल्स टू 0 पर x की वैल्यू आपको मिलेगी 0। ज़रा वैल्यू पुट करिए, तो वैल्यू उठा के इसमें पुट करिए, x की जगह 0, k, t की वैल्यू 0 प्लस c, यानी c की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब इसको बोलेंगे पुट इन फर्स्ट, हम फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, x बराबर आ जाएगा के टी प्लस 0, यानी x इक्वल्स टू आएगा आपका के टी, x इक्वल्स टू के टी, ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो x है ना, वो कितना डिसोसिएट हुआ है, कितना वियोजित हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि t समय में ये कितना ख़त्म हुआ है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे की बात समझिए, यहाँ पर हम बोलेंगे कि a क्या है, a की बात करें तो आप बोलेंगे a जो है वो इनिशियल कॉन्संट्रेशन और प्रेशर है, कॉन्संट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ये है। a माइनस एक्स क्या है, तो इसको बोलेंगे कि कॉन्संट्रेशन या प्रेशर एट टाइम t समय पर आपका कॉन्संट्रेशन या प्रेशर है। x क्या है यहाँ पर, आप बोलेंगे डिसोसिएट कॉन्संट्रेशन और प्रेशर है। कितना ये डिसोसिएट का मतलब कितना ये ख़त्म हुआ है, ये उसी को बताएगा x की, ये जो कॉन्संट्रेशन या प्रेशर है वो कितना ख़त्म हुआ है वो x बताएगा। k को हम क्या बोलते हैं, k को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट दर नियतांक, या फिर इसी को बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट ये बोलते हैं, ठीक है। इतनी बातों में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ज़रा यहाँ तक कॉपी करिए तो। सॉरी, हाँ जी, जरा आगे देखिएगा, आगे सब कुछ सिंपल है। अब हम बात करेंगे, ये तो हम निकाल लिए कि t समय बाद कितना आपका जो रिएक्टेंट है, अभिकारक है, वो डिसोसिएट हो चुका होगा, वियोजित हो चुका होगा,
हम इसी चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आपकी हेडिंग होने वाली है हाफ लाइफ। अब इस चीज़ को ज़रा समझते हैं कि हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हम इस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी हेडिंग है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को हम बोलते हैं अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल, इसे ही हम बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा सुनिएगा, आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, समझ लीजिए, है ना, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। हम ये कहते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट है जो उसकी मात्रा है वो आधे समय में कितना या आधा ख़त्म होने में कितना समय लगता है, इसे ये बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। जैसे मान लीजिए 100 था, कॉन्सेंट्रेशन 100 थी, 100 से 50 बनने में कितना समय लगता है, 100 से 50 बनने में कितना समय लगता है, इसी को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। यानी कि कोई भी मात्रा जितने समय में आधी हो जाती है उसी को हम नाम दे देते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। अब देखिए, अगर हम हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ डिनोट करने का तरीका क्या होता है वो देख लीजिए। तो कहते हैं कि हाफ लाइफ इज डिनोटेड बाई, या डिनोटेड बाई, आप लिखेंगे टी हाफ, या लिख सकते हैं टी 50%, या लिख सकते हैं टी 0.5, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। इतने तरीकों से हम हाफ लाइफ को दिखा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये आपकी वो इक्वेशन है जब मतलब कुल मिला के इसी की हेल्प से हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे। देखिए शुरुआती रिएक्टेंट कितना था, A। अब ये x की बात कर रहे हैं हाफ लाइफ में, जो x की वैल्यू है वो शुरुआत की आधी हो जानी चाहिए। कितनी हो जानी चाहिए, आधी। और इसी को हम बोल देते हैं t हाफ, यानी कि t मतलब आधी खत्म हो जाए जितने समय में, उसी को हम बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। अब जरा इसको पुट करिए, ये रखा है x की जगह क्या रखेंगे, a/2, तो आपने रखा है a/2 इज इक्वस टू k, तो ठीक है, t हाफ ना, क्या रखेंगे t हाफ, हमको t हाफ ही चाहिए। तो ज़रा t हाफ की वैल्यू लीजिए, तो t हाफ इक्वस टू क्या नीचे आएगा a/2k, a/2k, ठीक है। तो t हाफ इस तरीके से जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकल के आएगी, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आपसे ये पूछ दे, मान लीजिए कि t 1/3 बताइए, मतलब 1/3 खत्म होने में कितना समय लगा है, हम उसकी बात करेंगे। 1/3, अब जरा 1/3 को समझिएगा। हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे ये आप पहला मान लीजिए, ये t हाफ की बात कर रहे हैं, पहला हम बात कर रहे हैं t 1/3, यानी कि 1/3 हिस्सा खत्म होने में कितना समय लगेगा। अच्छा, शुरुआत में तो आपके पास a था ना, x की वैल्यू कितनी है 1/3, यानी a का 1/3, a का 1/3, यानी कि इसको लिखेंगे a/3, यानी a/3 खत्म होने में कितना समय लगेगा। आप यहाँ पर लिखेंगे x की जगह, तो आपने लिख दिया x इक्वस टू KT है, तो x की जगह a/3 इज इक्वस टू k t 1/3, है ना। ध्यान से समझिएगा, t 1/3 की अगर बात करें तो ये आएगा a/3k, k को यहाँ भेज देंगे ना, तो a/3k ये आपका आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए हम 2/3 की बात कर दें कि इसका जैसे शुरुआती जो रिएक्टेंट आपने ले रखा है, अगर इसका 2/3 खत्म हो तो कितने मतलब कितना समय लगेगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर t 2/3 की, इसका मतलब शुरुआत में a था और x की वैल्यू
ए की कितनी खत्म हो गई है, 2/3, यानी कि 2a/3। तो x की जगह आप क्या लिखने वाले हैं, जैसे ये था ना x = kt, यानी x की जगह आप लिखेंगे 2a/3 = k, t आपका 2/3, आप ये लेंगे। यहाँ से t 2/3 की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आप इसको उठा के फेंक दीजिए 2a/3 के, 2a/3 के, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन कैसा भी पूछ दे आप निकाल लेंगे, एकदम गारंटेड है, आप निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे बोल देता है कि 20% बताइए, तो 20% ख़त्म होने में कितना समय लगेगा, तो t 20% ना। अच्छा, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20/100, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए तो 20 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 5, यानी आपसे बोल रहा है कि 15, t20 को आप लिख सकते हैं, t20% को आप लिख सकते हैं t1/5, इतना लिख सकते हैं। अब ज़रा रखिए तो, यानी कि आपसे ये बोला गया है कि शुरुआत में अगर a है तो x की वैल्यू कितनी है, a का कितना पार्ट, 20%, यानी a का 20% यानी 20/100, आप ये लेंगे 20×5=100, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/5, यानी आप लेने वाले हैं x = kt है, x = kt, x की जगह कितना लेंगे, a/5 = k, t1/5 ना, t1/5 आप ये लिखेंगे या t20 लिख दीजिए। तो आप यहाँ से निकालेंगे तो t1/5 = a/5 के, आपका ये आ जाएगा a/5 के। बात समझ में आ रही है। चलिए ज़रा पीछे आइए, तो पीछे आएंगे तो t½ में ज़रा यहाँ देखिए, तो एक चीज़ समझानी है, उसको भी समझा दें। हम बोल रहे हैं जैसे समय की, यानी t½ की बात कर रहे हैं, t½ की वैल्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहले t½ की वैल्यू याद रखिए, तो a/2k, a/2k। अच्छा, ये निकाल भी हम लेंगे, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप देखिए क्या ये कांस्टेंट होता है, k क्या होता है, कांस्टेंट, ये वैल्यू गिवन होगी, ये भी आपका क्या होता है, कांस्टेंट। तो t½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a होगा क्या, कि t½ a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती है ना। अब यहाँ पर ध्यान से ज़रा सुनिएगा यार, हम बात कर रहे हैं t½ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a है, यानी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की मात्रा जितनी ज़्यादा रहेगी उसकी हाफ लाइफ उतनी ही ज़्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, a से b आप जा रहे हैं, यहाँ पर a के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर t½ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा मान के चलिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लेते हैं कि 1 मोलरिटी सांद्रता है तो t½ 10 सेकेंड है, कितना, 10 सेकेंड। ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना बढ़ेगा उतना ही t½ भी बढ़ेगा। अगर ये 2 मोल ले लें, 2 मोलरिटी ले लें, तो 1 से 2 ना 2 गुना, तो समय भी कितना लग जाएगा, 2 गुना, यानी कि लगेगा 20 सेकेंड। अगर 3 मोलरिटी ले लें तो लगेगा कितना, 30 सेकेंड। अब देखिए आपके सामने कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे दे दिया, आपसे पूछ रहा है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। आपको ध्यान होना चाहिए कि t½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a होता है, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा बढ़ाएंगे तो उनका t½ भी बढ़ेगा। तो आपसे क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है तो हम बोलेंगे कि ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। आपसे क्वेश्चन क्या है, मतलब ऐसे पूछ देता है कि देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो ये डेटा देख के बोलेंगे कि ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, 0 ऑर्डर रिएक्शन ये आपकी है। बात समझ में आ रही है। चलिए
इसके आगे हमको कुछ ग्राफ वगैरह पढ़ना है, तो ग्राफ हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ और पढ़ लेते हैं यहीं पर, उसके बाद हम अपनी सभा समाप्त करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, आप बोर मत होइएगा, क्योंकि इतना टफ हम पढ़ा नहीं रहे हैं, एकदम आसान आसान टॉपिक्स हैं। लेकिन क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब आपको कराएंगे तब भी ना एग्ज़ाम में मज़ा आएगा। अरे है कि नहीं, है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है मतलब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो हमारा है इसके लिए जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो हम k के वैल्यू की बात कर रहे हैं, हम पहला लिखेंगे इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। आप बताइए सबसे पहले कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए m प्लस n की वैल्यू कितनी होती है, 0। आप लेंगे k बराबर मोल की पावर 1 माइनस, तो 1 माइनस m प्लस n, लीटर की पावर m प्लस n माइनस 1, सेकेंड की पावर माइनस 1। आ क्या गया, मोल की पावर 1, लीटर की पावर माइनस 1 और सेकेंड की पावर भी आपकी माइनस 1। ये k की यूनिट है कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, आपको ध्यान है ये सब। b में देखेंगे इन टर्म ऑफ प्रेशर। अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे k एटीएम की पावर 1 माइनस m प्लस n पर सेकेंड, यानी ये आएगा आपका एटीएम की पावर 1 और सेकेंड की पावर माइनस 1। ये आपका आ गया। बात समझ में आ रही है, ये आपका क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन क्या है ये आपका समझिए, अब ये थियरी की कहानी चल रही है, बहुत अच्छा ये टॉपिक है। इसके बाद वाला समझिए ना एकदम झक्कास, एकदम मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए फ़िलहाल ऐसा नहीं है, मतलब सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और हम लोग इसके आगे वाले वीडियो में इसके आगे का टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी लोगों को धन्यवाद।